हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आया हूँ क्लास 7 का अध्याय 6 मानवीय पर्यावरण अन्याय क्रिया उष्ण कटिबंधिता एवं उपोष्ण प्रदेश इसके बारे में लेकर आया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ अंडरलाइन कर दिए हैं जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं जिससे एग्जाम में आते रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहला जो इसका मेन टॉपिक है वो है अमेजन बेसिन में जीवन। तो अमेजन बेसिन में जीवन पढ़ने से पहले थोड़ा इसके मानचित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मानचित्र में देखिए ये जो हमारा क्षेत्र अब दिख रहा है हरा भाग, यह वाला है अमेजन बेसिन। ये वाला देखिए 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक स्थित है। इस बेसिन के आसपास यहाँ आपको देखने को मिल रहा है पेरू, यहाँ बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सारे शहर इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यह एक अमेजन बेसिन के अगल बगल में उपस्थित सारे शहरें हैं। चलिए अब अध्याय में आते हैं। तो ये जो अमेजन बेसिन है यह उष्णीय कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये जो अमेजन बेसिन है यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर अंध महासागर से पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलते हैं उसको मोहनाय कहते हैं। जहाँ पर कोई एक नदी है जो दूसरे नदी के साथ मिलते हैं उसे मोहनाय कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारे सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करता है। ये जो बेसिन है यह बहुत से सहायक नदी मिलकर ही बनाती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग में प्रवाहित होते हैं। जो इनके सारे शहर हैं पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारे शहरों से होकर गुजरती है। जब स्पेन में अवसनिक ने इस नदी का खोज किया तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहनकर कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इस आक्रमणकारियों ने उन प्राचीन रोमन साम्राज्य को अमेजन्स नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूहों की याद दिलाई। ये जो अमेजन बेसिन है इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम जो है वह उस समय जो यहाँ पर आक्रमण हुए थे उसमें कोई महिला थी जो उन्हें शक्ति के प्रतीक मानते थे, उससे यह नाम पड़ गया जिसका नाम था एमेजोस। उसके नाम से यह अमेजन बेसिन पड़ा है। सहायक नदी किसे कहते हैं? तो सहायक नदी वे छोटे छोटे नदी होते हैं जो मुख्य नदी के साथ मिलकर मिलती है और मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। सहायक नदी क्या कहा जाता है? जो छोटे छोटे नदी कोई बड़े नदी के साथ मिलते हैं उसको सहायक नदी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके जलवायु की। तो अमेजन बेसिन की जलवायु है वह गर्म एवं नम जलवायु होते हैं। अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं नम जलवायु होते हैं। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों के समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। जहाँ पर गर्म होता है वहाँ पर शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पर सारे दिन वर्षा ही होती है। वहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के
दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र तथा उच्च होता है। रात के समय में तापमान कम होता है लेकिन आर्द्र वैसा ही रहता है। रात को तापमान कम होता है लेकिन आर्द्र वैसा ही रहता है, जिसके कारण हमें गर्म की महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गर्म की महसूस होती है। चलिए, वर्षा वन में उपस्थित जल एवं उसके जीव जंतु किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ठीक है, वन इतना सघन होता है कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। यहाँ पर जल पूरे वर्ष जल पड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो वन है वह पूरे सघन होते हैं, घने होते हैं, और उनके जो पत्तियां हैं छत सी बनी होती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी होती है। यहाँ की जो भूमि है वह प्रकाश के बिना और नम बनी होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनपते हैं जिनमें छाया से बढ़ाने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ अर्कडो एवं बर्मीलाइड पैदा होते हैं। यहाँ पर वैसे ही पौधे उगते हैं जो छाया में उग सकते हैं, वैसे पौधे ज्यादातर उगते हैं। ठीक, वर्षा वन में प्रजाति भी प्रचुर होते हैं। टुकुन, गंजुन पक्षी, रंगीन पक्षपाती वाले मकुआ एवं भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियां जो भारत में भी पाए जाते हैं, सामान्य रूप से पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, स्थल एवं चींटी खाने वाले बड़े टैपियर भी होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले सरीसृप की विभिन्न प्रजाति है। इन वन में पाई जाती है, जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोया कुछ ऐसे प्रजाति हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेंसनी में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पेरिनिया मछली समेत मछलियों के विभिन्न प्रजाति भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत से जैव विविधता का दृष्टि भी बन जाता है। ये देखिए टैफरी ये है वर्षावन के निवासी। तो जो वर्षावन के निवासी होते हैं वह लोग छोटे छोटे क्षेत्र में वनों के कुछ वृक्ष को काटकर अपना भोजन के रूप में फसल उगाते हैं, और यहाँ के फसल पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वह मुख्यतः टेपियोका, अन्यास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली एवं शिकार मिलना अनिश्चित होता है। यह शिकार मिलना कभी निश्चित नहीं होता है, और अगर शिकार मिलना निश्चित नहीं होते हैं तो महिलाएं जो उगाती है, जो साग सब्जी उगाती है, उससे परिवार का भरण पोषण करती है। यहाँ पर कर्तन एवं दहन पद्धति प्रयोग किया जाता है। कर्तन एवं दहन पद्धति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाए जाते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है, मतलब पहले पेड़ साफ किए जाते हैं, फिर उस भूमि में उसको जला दिया जाता है, जिससे उसमें उर्वरकता बनी रहे और उसमें कृषि किया जाता है। ठीक है, वह है कर्तन दहन कृषि। जमीन के इस छोटे टुकड़े में बार बार प्रयोग से मिट्टियों में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ देते हैं। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है, और इनके बीच पुराने खेतों के लिए छोटे छोटे वृक्ष उगाए जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है तथा लोगों इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। मतलब क्या कि कुछ समय तक वो जो उर्वरक भूमि है उसमें कुछ समय तक खेती की है, उसके बाद जब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है तो वह क्षेत्र छोड़कर लोग नए क्षेत्र में फसल उगाने लग जाते हैं, जिस पर उस फिर से वृक्ष उग जाते हैं, और जो वृक्ष फिर से उसमें उर्वरक बनाने के कार्य करते हैं। ठीक, चलिए, इसका मुख्य आहार मैनियोका, जिसमें
कस्बा भी कहते हैं तथा आलू की तरह जमीन में के अंदर पैदा होते हैं। यह चिट्टियों की रानी एवं अंडकोश भी पाए जाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जिसे नकदी फसल का भी उगाया जाता है। वर्षा वन में अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्तों के आकार के छप्पर वाले घर बनाते हैं, जबकि कुछ लोग मोलाका कहा जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं, जिसका छत तीव्र ढलान वाले होते हैं। अमेज़न वैश्विक का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वनों के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1917 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचाने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां मूल आबादियों को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ जा रहा है, जहां से पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि के रूप में बदल जाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ एक चित्र है, चित्र के सहारे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अमेज़न बेसिन जो था पहले ऐसे अवस्था में देखते थे, फिर कुछ समय से कर्तन दहन के कृषि के फलस्वरूप उसके पेड़ काट कर ऐसा बना दिया गया, फिर उसके बाद अभी इस रूप में कर दिया गया। चारों ओर से हरियाली नष्ट कर दी गई और वहाँ पर रहने लग गए हैं, जिससे वहाँ पर बड़े से मात्रा में क्षति पहुँची है। अभी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये तो हो गया हमारे पूरे विश्व के दक्षिण अमेरिका में जो उपस्थित है अमेज़न बेसिन, उसके बारे में चर्चा हो गया। अभी हमारे जो भारत में उपस्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र का निर्माण करता है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा के सहायक नदी हैं और ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां इसमें अपराहित होती है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में। तो ये जो है भारत का मानचित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण किया। फिर देवप्रयाग के पास ये यमुना नदी मिला, जिसके बहुत से सहायक नदी कोसी, गंडक, चंबल, बेतवा, सोन, ये सब इनके सहायक नदी है। इन सारे सहायक नदियों के बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जो कि है अपवाह तंत्र, उसमें आप इसे देख सकते हैं। सारे नदी और उनके सहायक नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, इसमें नदी बेसिन हमें पढ़ना है। इस बेसिन की मुख्य विशेषता जो है वह मैदानी क्षेत्र में चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसून है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडा होती है। भारत का मानचित्र में उस सारे राज्यों के नाम अंकित हैं, जैसे कि देख सकते हैं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये मुख्य ओर से पूरे घेरता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और ये वाला है पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल पूरा पूरी रूप से घेरता है। उसके अलावा राजस्थान के कुछ भाग, यहाँ पर हरियाणा के कुछ भाग, और फिर वैसे करके मिला हुआ है।
ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी का मुख्य नाम थिम्पू कहा जाता है। इस बेसिन का मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील यहाँ की मुख्य जलवायु है। ये तो हो गया। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड जो है उसका जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ है। फिलहाल 2021 में जनगणना नहीं हुआ है, जिसके कारण इसका नया घनत्व पता नहीं चलता है। अब आप थोड़ा सा पता लगाइए झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए देखते हैं। बेसिन क्षेत्र के में विभिन्न प्रकार के स्थलीकृत जनसंख्याएं हैं। पर्यावरण का मुख्य भूमिका है। तीव्र ढाल एवं पर्वतीय क्षेत्र बस प्रतिकूल है, अतः गंगा बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग प्रवास करते हैं। मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ मिट्टी उपजाऊ है। जिस स्थल पर फसल उगाए जाते हैं वह समतल भूमि उपलब्ध है। वहाँ लोग मुख्यतः व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और उस क्षेत्र में उगाए जाते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो इस नदी के क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ उगाए जाने वाले अन्य फसल में है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसे नकदी फसलों का भी उगाया जाते हैं। मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार, असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतीय एवं पहाड़ियों पर वैदिकियों की फसल उगाई जाती हैं। विभिन्न भूआकृति के अनुसार वनस्पतियों की भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, सूखा पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधे भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झरमट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मेघावी वन से घिरा होता है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भूमि में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विविधता प्रकार के वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं एवं एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी प्रचुर मात्रा में जीव पाए जाते हैं। रुई, कतला, हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रियता प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र का रहने वाले लोगों की मुख्य आहार है। इस क्षेत्र के लोग मछली एवं चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बैंगन है इसका मुख्य है। वेदिकाएं किसे किसे कहते हैं? तो वेदिकाएं निर्माण खाड़ियों के ढलान में समतल बनाकर कृषि करने के लिए होता है। इस ढलानों को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से हो। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कोई बड़े शहर, कस्बे है जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता है। जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर पाए जाते हैं। इन शहरों यह स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में आ जाता है, जिससे नदी प्रदूषण होता है। बेसिन में यातायात की सुविधा तंत्र उपस्थित है।
गंगा ब्रह्मपुत्र वैष्णवी में यातायात के 4 मार्ग सुव्यवस्थित है। मैदान के इलाके में कुछ सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात को प्रभावी माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी में स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कोई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए कि गंगा को संरक्षण करने के लिए नमामि गंगो कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। नमामि गंगो कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन। पर्यटन इस वैक्सीन का महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बौद्ध स्तूप, लखनऊ एवं इमामाबाद बड़ा, असम में काजीरंगा एवं मनसा वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति प्रकृति भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है कुछ इसकी मुख्य विशेषता। तो इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है, इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।